नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे हेल्थ केयर पर, और हेल्थ केयर में भी खास करके हेड इंजरी और ब्रेन हेमरेज के बारे में। यह ऐसी चीज़ है जिसको अगर समय रहते अगर दिखाया जाए तब ठीक है, अन्यथा जीवन को खतरा हो जाता है, कोई भी बच नहीं सकता है। तो इससे कैसे हम लोग कैसे पहचाने कि किस हद पर जाके हेड इंजरी ज़्यादा खतरनाक है, क्या तत्काल उसका इलाज कराना चाहिए, क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि लाइफ को बचाया जा सके। और इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश दुआ। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं दिल्ली के जाने माने अस्पताल में, और इसके पहले जीटीबी हॉस्पिटल के हेड रह चुके हैं। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूँ कि इनका ज्ञान और एक्सपीरियंस हम लोग को हेड इंजरी और ब्रेन हेमरेज के बारे में समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर दुआ को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार। आज हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक तो सिर की चोट और दूसरा दिमाग में हेमरेज के लिए। आज ही हमने देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स में आया हुआ था कि लगभग 6 लाख लोग पिछले साल 2011 में जिनको सड़क दुर्घटना में या वैसे दुर्घटना में चोट लगी, और उसमें से 1,34,000 लोगों की डेथ हुई। ये इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डाटा में आए ही नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, एक तो इसका बचाव और दूसरा समय रहते इलाज। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक इतना बढ़ता जा रहा है, एक्सीडेंट्स बहुत होते जा रहे हैं। लास्ट के 20-25 साल से हम देख रहे हैं काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं मेडिकल फील्ड में भी, बचाव के तरीक़ों में भी। उसके बावजूद भी सिर की चोट के मरीज़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आजकल लोगों में गुस्सा बहुत है, एक दूसरे को मरने मारने को तैयार रहते हैं, तो इस वजह से भी जो चोट है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक, इसको हम कहते हैं कि साइलेंट एपिडेमिक की तरह हमारी सोसाइटी में ये फैला हुआ है। अगर हम देखते हैं कि सिर की चोट कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में या बाहर के देशों में और हिंदुस्तान में, अगर हम देखते हैं कि यूरोप में 1 लाख की पॉपुलेशन में 235 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोगों को सिर की चोट लगती है। हमारे भारत में लगभग 160 लोग 1 लाख में से जिनको सिर की चोट होती है, और इसमें 20 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जहाँ तक ये होता है कि सिर की चोट 3 तरह की होती है, कम गंभीर, बहुत गंभीर और एक बीच के लेवल की। ज़्यादातर लोगों को जो चोट होती है, अगर हम फिगर्स देखते हैं तो कॉमन होती है जो कम गंभीर होती है, लेकिन करीब करीब 30% लोगों को गंभीर चोटें आती हैं, जिसमें बहुत सारी चोटें जानलेवा होती हैं। अगर हम इसके कारणों को देखते हैं, सबसे ज़्यादा ये है कि गिरने से चोट लगती है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, बच्चे छत से गिर जाते हैं। उसके बाद एक्सीडेंट्स जो है, जैसे मैंने बताया कि आजकल व्हीकल बहुत बढ़ गए हैं, लोगों में गुस्सा भी बहुत बढ़ गया है, इवन रोड रेज के केसेस भी आप बहुत देखते हैं। तो इस हिसाब से जो है सिर की चोट एक्सीडेंट में बहुत कॉमन होती है। उसके बाद आपके स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, इसमें सिर की चोट लग सकती है। WHO ने 2008 में एक फिगर दी थी कि 12 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हुई थी, जिसके हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड 3,02,42 लोग हर दिन मर रहे थे। अगर हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग पैदल चलने वालों की डेथ होती है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में देखते हैं तो कार एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। मलेशिया और थाईलैंड में मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट सब तरीके हैं।
अगर हम सिर की चोट को देखते हैं, एक तो ये होती है कि सिर की चोट अंदरूनी चोट होती है और एक दूसरी होती है कि ओपन चोट। ओपन चोट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ सिर की जो चमड़ी है उसमें चोट लगी, फिर सिर की हड्डी ब्रेक कर जाती है, तो इसको हम ओपन चोट कहते हैं। सिर की चोट उसके बाद क्या होता है कि बहुत तरीक़ों से हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं, ये अब उसी के हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे एक हम कहते हैं कंकशन। कंकशन का मतलब होता है कि सिर को झटका लगा और उसके बाद सिर वापस अपनी जगह पे आ गया और मरीज़ जो है 6 से 24 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरह के हम कहते हैं कि इनको कंटूजन्स कहते हैं। कंटूजन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे क्लॉट ब्रेन के अंदर बन गए। तीसरी तरह का होता है कंप्रेशन, एक बहुत बड़ा क्लॉट बन गया या बहुत बड़ी सूजन आ गई दिमाग के अंदर और वो दिमाग के ऊपर प्रेशर करने लग जाती है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि मरीज़ कितने समय तक बेहोश रहा या वो उसकी याददाश्त में कमी रही। इन चीज़ों को देखते हुए भी हम सिर की चोट को ये कर सकते हैं कि ये कम गंभीर है या ज़्यादा गंभीर है। उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि स्कोर क्या है उसका। एक नॉर्मल आदमी को हम 15 स्कोर देते हैं। जब सिर की चोट लगती है तो उसके ऊपर हम लोग उसको 3 हिस्सों में बांट देते, 3 ग्रेड्स में बांट देते हैं, जिससे ये होता है कि कम गंभीर है, ज़्यादा गंभीर है या बहुत गंभीर है। कि मरीज़ अगर 30 मिनट से कम बेहोश रहता है तो हम कहते हैं कि ये चोट कम गंभीर है। अगर यही मरीज़ जो है 30 मिनट से 6 घंटे तक बेहोश रहता है या 6 घंटे से ज़्यादा रहता है या बहुत सीवियर होता है अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा बेहोश रहता है तो। इसी तरह से जो मैं स्केल की बात कर रहा था, हम देखते हैं कि मरीज़ आँख खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, कुछ हाथ पैर चला रहा है कि नहीं, कुछ बोल रहा है कि नहीं। इसके ऊपर भी हम लोग मरीज़ की जो ग्रेडिंग करते हैं कि मरीज़ की चोट कितनी गंभीर है। बच्चों के लिए हमारे अलग स्केल होते हैं, 6 महीने के बच्चे के लिए, 1 साल के बच्चे के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए। इनके ऊपर ये बेसिकली हम ये देखते हैं कि गंभीरता के हिसाब से मरीज़ की रिकवरी जो है, पेशेंट की रिकवरी वो किस तरह से होगी। ये उसके बाद हम लोगों को जांच के लिए सीटी स्कैन कराते हैं, उससे हमें पता चलता है कि अंदर किस तरह की चोट है, अंदर जो हेमरेज हुआ है या अंदर सोजन आई हुई है या ब्रेन के ऊपर दबाव है, ये हमें जांच करके पता चलता है। जो कम गंभीर चोट होती है उसमें पेशेंट बेहोश तो होता है लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही रिकवर कर जाता है। उसको कई बार चीज़ें याद रहती हैं, कई बार नहीं रहती। उसमें हाथ पैर की कमज़ोरी भी आ सकती है लेकिन वो थोड़े समय तक रहती है और उसके बाद वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसी तरह से जब कम गंभीर चोट से मरीज़ की रिकवरी हो जाती है तो उसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जो उससे ज़्यादा गंभीर चोट होती है उसमें जो है बेहोशी का टाइम जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा होता है, लेकिन यूजुअली 24 घंटे के अंदर पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं। उनके अंदर पेशेंट को कुछ डेफिसिट आ जाते हैं। डेफिसिट मतलब कि या तो उसका कुछ कमज़ोरी आ जाएगी या कुछ याददाश्त की प्रॉब्लम होगी, पहचानने में प्रॉब्लम होगी, इस तरह की चीज़ें उसमें, और उसको रिकवर करने में लंबा समय लगता है। इसके लिए उसको रिहेबिलिटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। जो बहुत गंभीर चोटें होती हैं जिसमें पेशेंट की बेहोशी जो है 24 घंटे से ज़्यादा रहती है, वो इस तरह की चोटें जो हैं कई बार प्राण घातक भी होती हैं और इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसमें पेशेंट को जो कमज़ोरी आती है या उसकी याददाश्त होती है या उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, वो जो है काफ़ी लंबे समय तक रहती है। कई बार पेशेंट पूरा रिकवर भी नहीं कर पाता है और उसको अपनी जो बाकी की ज़िंदगी होती है वो किसी के सहारे के साथ ही गुजारनी पड़ती है। पेशेंट कई बार बिल्कुल वेजिटेटिव रहता है, वो आँख खोलता है लेकिन बात को समझ नहीं पाता है। तो ये एक सोसाइटी के ऊपर बर्डन है। इसीलिए हम लोगों को दोनों चीज़ें देखनी है, एक तो इसका बचाव और दूसरा समय पर इलाज। जो सिर की चोट होती है, जो एक बार चोट लग गई, जब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ या किसी ने किसी को
असॉल्ट किया, तो एक तो वो डायरेक्ट इंजरी होती है जिसमें कोई क्लॉट भी बन सकता है, अंदर ब्रेन की नर्व को इंजरी हो सकती है, कुछ नसें होती हैं उसकी चोट भी हो सकती है। ये जो इंजरी उस समय होती है इसके लिए हम कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंजरी तो हो गई। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है जो आगे दिमाग को के ऊपर असर करता है और जो और चीज़ें आती हैं जिसमें होता है कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का ना पहुंचना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ग्लूकोज का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, कोई दौरा आ जाना, ये चीज़ें हैं जो हमें बचानी हैं। इसी से पेशेंट की रिकवरी को हम थोड़ा तेज़ कर सकते हैं और पेशेंट को आगे एक फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए दे सकते हैं। हम कहते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब ये होता है कि पहले घंटे के अंदर जब चोट लगती है तो पहले घंटे के अंदर पेशेंट को वो सहायता मिले जिससे कि वो आगे की ज़िंदगी उसकी अच्छी रहे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने पहले घंटे में सहायता नहीं दी तो पेशेंट मर जाए, एकदम से नहीं होता है ऐसा उसको, लेकिन जो उसकी रिकवरी होती है वो रिकवरी जो है वो स्लो हो जाती है। आजकल हम गोल्डन आवर के साथ साथ कहते हैं कि प्लैटिनम 10 मिनट्स, जो पहले के 10 मिनट हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट को ऑन साइट जहाँ पे चोट हुई है वहाँ पे कितनी सहायता दे पाए हम, उसके बाद हमने पेशेंट को वहाँ से इंजरी वाली साइड से हॉस्पिटल तक ट्रांसफ़र किया, उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर उसके बाद पेशेंट इमरजेंसी में गया और अगर उसके बाद पेशेंट को किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें एक फास्ट होनी चाहिए ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी हम रिकवरी के फेस पे ले सकें। इसके लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, प्रिवेंशन भी चाहिए कि सिर की चोट जो है लगे ही नहीं, और दूसरा ये है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए जिससे कि हम लोग दिमाग को जो आगे डैमेज होना है, जो आगे खराबी होनी है, उससे बचा सकें। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो ये है कि हम पब्लिक में अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं कि ड्राइवर्स का और पैदल चलने वालों का बिहेवियर कैसे होना चाहिए। जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं वर्क प्लेस पे, कंस्ट्रक्शन पे, फैक्ट्रीज़ में, उनको बचाने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए। बच्चों में जो घर के अंदर इंजरी हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, ऊंचाई से गिर जाते हैं या बेड से गिर गए या किसी और चीज़ों से गिर गए, तो वो हमें बचाने चाहिए। हमें कुछ तरीके जो अपने कानून में भी बदलाव करना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल कंट्रोल, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आप ये देखिए कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट्स में अल्कोहल की प्रॉब्लम है। स्पीड लिमिट है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि बहुत तेज़ी से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, हालांकि उसमें अल्कोहल का भी रोल होता है, बट अगर हम उस पर एक लिमिट रखें और उसमें फ़ाइन रखें, जो भी है, वी शुड हैव समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद हमें सीट बेल्ट हैं, हेलमेट्स हैं, ये बिल्कुल कंपलसरी कर देने चाहिए ताकि अगर किसी को चोट लगती भी है तो उसकी ग्रेविटी और को कम कर सकें। उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो रोड्स हैं, उसका डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए। जो वार्निंग डिवाइसेस हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर हैं तो उसमें हमारे पास अच्छे से वार्निंग डिवाइसेस होने चाहिए। हमारी लिमिट्स होनी चाहिए, स्पीड लिमिट्स के सब साइंस होने चाहिए। रोड्स की मेंटेनेंस, लाइटिंग, ये सब चीज़ें हमें ध्यान से रखनी चाहिए। उसके बाद जो व्हीकल्स की सेफ्टी, जैसे मैंने बताया, सीट बेल्ट्स हैं, एयर बैग्स हैं, बच्चों का है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद प्रिवेंशन के बाद मैनेजमेंट, हमें सिर की चोट के पेशेंट के लिए कैसे करना चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम गोल्डन आवर या प्लैटिनम मिनट्स की बात करते हैं, ये हॉस्पिटल के बाहर की बात है। हॉस्पिटल के बाहर जब चोट लगी है तो उस समय हमें कैसे पेशेंट्स को मैनेज करना है। हमारे पास एक टीम होनी चाहिए, देयर शुड बी ए सिस्टम कि आप, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से हो, गवर्नमेंट के हों, हम लोग एकदम से वहाँ पहुँचें, पेशेंट्स को मैनेज करके इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें। अगर उसके बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसका जो मैनेजमेंट है वो अलग तरह से है, जो हॉस्पिटल के लिए हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद अंदर जो भी सिर की चोट से रिलेटेड है प्रॉब्लम, अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो इमीडिएटली ऑपरेशन किया जाए। उसके बाद जो गंभीर चोट वाले होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जो
आईसीयू केयर हम कहते हैं वो होना चाहिए, और उसके बाद जब पेशेंट इससे निकलता है तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए। तो शुरू में यही, जैसे मैंने कहा कि बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस समय पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन ठीक होनी चाहिए। ये दो मेन कारण होते हैं जिससे मरीज़ चोट की जगह पे और वर्सन कर जाता है और ख़राब हो जाता है, और उसके बाद उसकी रिकवरी उतनी ही ख़राब होती है। जैसे सिर की चोट के साथ साथ जब गंभीर चोट लगती है तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमें ये भी देखना है कि जब हम ट्रांसफ़र करें पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर, तो स्पाइनल कॉर्ड को हम बिल्कुल स्टेबलाइज करके, कहीं ऐसा ना हो कि हम थोड़ी सी इंजरी हो और उसको और बड़ा कर दें। उसके बाद हमें देखना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर कोई और मेजर इंजरीज तो नहीं है, कोई पेट में, छाती में, और कोई लिम्ब की इंजरी तो नहीं है, हाथ पैर की, वो देखना पड़ता है। तो इस तरह करके हमें पेशेंट को एक प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटल की जो हम लोग करते हैं अपने हिसाब से कि कैसे उसकी मैनेजमेंट करते हैं, हम पेशेंट को असेस करते हैं, उसको कोई कहीं से ब्लीडिंग को रोकना है, ये सब चीज़ है वो हम लोग वहाँ पे मैनेज कर देते हैं। अगर पेशेंट को सांस ठीक नहीं आ रहा तो हम लोग उसको जो है वेंटिलेटर की अगर सुविधाएं चाहिए तो वो भी दी जाती हैं। उसके बाद हम पेशेंट को जो गंभीर चोट वाले होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। और अंदर जो है ब्रेन के अंदर 3 तरह के हेमरेज हो सकते हैं। एक ब्रेन के अंदर बाहर एक झिल्ली होती है, झिल्ली के बाहर ब्रेन की बोन्स होती हैं, और जो झिल्ली के बाहर हेमरेज होते हैं वो एकदम से कई बार इतना बड़ा हेमरेज होता है कि हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता है पेशेंट की जान बचाने के लिए। तो झिल्ली के बाहर भी हेमरेज हो सकता है, झिल्ली के अंदर भी हो सकता है, और ब्रेन के अंदर भी हो सकता है। तो इस तरह के हेमरेज ब्रेन के अंदर होते हैं जिनके लिए हमें प्रॉपर सेंटर पे पेशेंट को पहुंचाना है ताकि वो उसका इलाज प्रॉपरली हो सके। धीरे धीरे इस तरह जब क्लॉट बनता है अंदर, कई बार क्या होता है पेशेंट सिर की चोट लगती है, उस समय पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उस समय क्या होता है कि वो क्लॉट धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वो बढ़ने के बाद वो एकदम से प्रेशर करता है और पेशेंट एकदम से डाउन हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसकी जान को खतरा बन सकता है। तो ये चीज़ें भी हमें जो है पहचाननी है कि कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन करानी है, कौन से पेशेंट हैं जिनको हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है, कौन से पेशेंट्स हैं जिनका हमें इलाज स्टार्ट करना है। ये दिमाग के बाहर का जो हेमेटोमा होता है बहुत ही ख़राब होता है। ये जो हेमरेज होता है वो एकदम से पेशेंट के दिमाग को दूसरी तरफ पुश कर देता है और हमें कई बार उसका अर्जेंटली ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं या थोड़ी देर बेहोश रहते हैं, फिर एकदम से ठीक हो जाते हैं और पेशेंट घर चला जाता है, लेकिन अगले दिन इतना बड़ा क्लॉट बन जाता है और सीधा बेहोश हो जाता है, और कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है। तो इस तरह के ये हेमरेज होते हैं। ये देखिए आप, ये जो सफ़ेद दिख रहा है, ये इतना बड़ा ये क्लॉट है। ऐसे पेशेंट एकदम से ये क्लॉट जो है वो जानलेवा हो सकते हैं और हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करके निकालने पड़ते हैं। ये इस तरह के हेमरेज देख रहे हैं आप, तो इसमें आप इंतज़ार नहीं कर सकते, इसमें जितनी जल्दी हो सके हमें इस ऑपरेशन करके इन क्लॉट्स को निकालना पड़ता है। ये उसके बाद जो झिल्ली के अंदर ऑपरेशन, झिल्ली के अंदर जो क्लॉट बनता है, वो क्लॉट जो अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं उनको फटने से बनता है। लेकिन ये वाला जो क्लॉट होता है जो झिल्ली के अंदर होता है, ये और भी ख़राब होता है क्योंकि इसके अंदर ब्रेन को भी इंजरी होती है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होती है, और इसके लिए पेशेंट को हमें कई बार वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। कई बार हमें जो है पेशेंट के लिए एक ऑपरेशन करना पड़ता है, उसकी बोन्स को ही निकाल देते हैं ताकि प्रेशर ना हो। तो ये इस तरह का हेमरेज होता है जो आप देख रहे हैं सामने, सफ़ेद है, ये ब्लड है, और ये दिमाग जो है पूरा ही इसमें दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऐसे पेशेंट में हमें दिमाग की हड्डी को निकाल देते हैं और ताकि उसमें दिमाग पे प्रेशर कम रहे, और बाद में ये कुछ महीनों के बाद वापस लगा दी जाती है जब पेशेंट रिकवर कर जाता है। एक ये इंजरी होती है कि ब्रेन की जो अंदर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन में छोटे छोटे हेमरेज हो जाते हैं, या उन अंदर जो छोटे छोटे नर्व्स होती हैं उनको इंजरी हो जाती है।
इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, लेकिन हम सीटी स्कैन और एमआरआई पे कोई बहुत बड़े ब्लड क्लॉट नहीं होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो हैं इनका जो इलाज होता है वो दवाइयों से होता है, और ये काफ़ी लंबे समय लेते हैं रिकवर करने में, एक फंक्शनल लाइफ लाने में, ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। कई बार क्या होता है कि दिमाग की जो अंदर चोट लगती है, तो अंदर हम इसको कंटूजन कहते हैं या लेसिरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो दिमाग की बिल्कुल अंदर वाली कवरिंग होती है उसमें चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। वो दिमाग के अंदर भी हो सकती है और दिमाग के बाहर भी हो सकती है। ये इस तरह की चोट होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे क्लॉट दिमाग के अंदर बने हुए हैं। ये देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद है ये सब दिमाग के अंदर क्लॉट्स हैं। कई बार पेशेंट्स जो आते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो बाहर हेड का फ्रैक्चर ये दो तरह का होता है। एक तो होता है बिल्कुल ही आप लाइन का फ्रैक्चर, हम लीनियर फ्रैक्चर कहते हैं उसको। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। एक होता है जिसमें जो फ्रैक्चर है वो दिमाग के अंदर घुस जाता है, जो हड्डी है, बोन है, जो वो दिमाग के अंदर घुस जाती है। उस सिचुएशन में हमें एकदम से उसको बाहर निकालना पड़ता है और अंदर जो ब्रेन की इंजरी होती है उसको रिपेयर करना पड़ता है। इसको हम डिप्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। इससे पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है, पेशेंट को दौरे आ सकते हैं, अंदर क्लॉट बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें उनका इलाज करना पड़ता है। इस तरह देखिए आप, ये सामने जो है ये बोन जो है टूट के दिमाग के अंदर चली गई है और नीचे क्लॉट बना हुआ है। ये देखिए ये एक और है एक्सरे जिसमें आपको देख रहे हैं ये दिमाग की जो बोन्स है वो ब्रेन के अंदर चली गई हैं। ये देखिए दिमाग की जो चोट है अंदर जाने के बाद ही ये क्लॉट बन गया है। ये गोली जो है वो दिमाग के अंदर चली गई है। ये एक पंखे का एक रॉड था वो बिल्कुल दिमाग के अंदर चला गया पेशेंट के, आप देख सकते हैं। कई बार नसों में भी इंजरी हो जाती है, उससे दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है और वो काला पड़ जाता है। ये चोट काफ़ी गंभीर होती है और इसमें पेशेंट कई बार बचता भी नहीं है। चोट लगने के साथ साथ एक जो बाद में समस्या आती है वो दौरे की होती है। जो पेशेंट को चोट लग जाती है, जो पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि अंदर जो है ब्रेन के अंदर कुछ स्कारिंग हो जाती है, जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे ब्लड क्लॉट बना है, जहाँ पे बोन की इंजरी हुई है, तो वहाँ पे वो ब्रेन में कुछ स्कारिंग हो जाती है, उसकी वजह से दौरे आ सकते हैं। तो उन दौरों को पेशेंट के बाद में जो है लंबा इलाज करना पड़ता है दौरे के लिए। ऑपरेशन हम तभी करते हैं जब बहुत प्रेशर हो ब्रेन के अंदर, या कई बार क्या होता है कि चोट लगने पे जो है हड्डी अंदर चली जाती है, तो दिमाग का हिस्सा और जो दिमाग का पानी है कई बार बाहर आने लग जाता है। तो उस समय हमें जो है ऑपरेशन करके उसको रिपेयर करना पड़ता है। बहुत बड़ा क्लॉट हो तो उसको निकालना पड़ता है, या कई बार नाक से पानी आ जाता है तो उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। या कोई बाहर की चीज़, जैसे मैंने दिखाया कि पंखे की रॉड अंदर चली गई, तो उसको निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। कई बार पेशेंट जो है ठीक होके चले जाते हैं, उस समय जो है छोटा सा क्लॉट होता है, वो बाद में बढ़ भी सकता है। इसको हम क्रॉनिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जो है वो बाद में बढ़ जाता है, तो हमें फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। या कई बार बाद में इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें पस बन जाती है, तो उसके लिए भी हमें कई बार सर्जरी करनी पड़ती है। बच्चों में बड़ा कॉमन होता है कि सिर की चोट लगने के बाद फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे टाइम की जैसे बच्चा ग्रो करता है बढ़ता रहता है। तो बढ़ने के बाद कई बार हमें उसको हम ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर कहते हैं, कई बार उसके लिए भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अगर गंभीर चोट के साथ हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें इमीडिएटली उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। फिर हम उसका सीटी स्कैन करा के देखते हैं कि उसमें कोई ऑपरेशन करने के लायक कोई चीज़ है, क्लॉट है या कुछ और है, तो वो किया जाता है। नहीं तो पेशेंट को जो है हम मॉनिटरिंग करते हैं जब तक वो रिकवर नहीं करता है। तो ये हमारे पास कुछ
जब अंदर प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन के ऊपर, तो हम पेशेंट की पोजीशन है, पेशेंट को किस तरह की दवाइयाँ देनी है, पेशेंट के लिए कई बार ब्रेन से पानी निकालना पड़ता है, कई बार ऑपरेशन करके हम प्रेशर को कम करते हैं, दौरा ना आए उसके लिए दवाई देनी पड़ती है हमें। तो ये सारी चीज़ें इलाज में आती हैं। जहाँ तक पेशेंट का कि पेशेंट कैसे रिकवर करेगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि पेशेंट कैसे रिकवर करेगा। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि जो गोल्डन आवर की एड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यही है कि हम आगे जो पेशेंट को जो चोट लगी है उसका बचाव आगे कैसे कर सकते हैं, कि दोबारा इंजरी, जो अलग इंजरी, सेकेंडरी इंजरी हम कहते हैं, कि जो ऑक्सीजन कम होने से होती है या उसका ब्लड प्रेशर कम होने से होती है, वो हम बचा सकें। तो ये हम लोग जो है एक आउटकम स्केल होता है, ये पेशेंट कैसे रिकवर करता है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है या डिसेबल्ड है या डिपेंडेंट है या उसकी डेथ हो जाती है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि कोई भी सिर की चोट इतनी छोटी मत समझिए कि उसको छोड़ दीजिए, और इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम कहें कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते। धन्यवाद। हेमरेज के बारे में है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि इंजरी तो है, उसके कारण भी हेमरेज ही एक तरह से होता है, क्लॉटिंग जमता है। तो हेमरेज का भी लेकर काफ़ी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कभी कभी, जब अगर उसको ज्ञान नहीं हो। और ख़ासकर उन पहलू के बारे में अगर हम लोग जानें कि अगर व्यक्ति खुद कुछ करना चाहे तो क्या करे, क्योंकि इमीडिएट जैसा कि आपने बताया कि गोल्डन आवर है, प्लेटिनम 10 मिनट्स, तो डॉक्टर के पास पहुंचा नहीं जा सकता है, तो उसको कैसे ठीक करें, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि बेसिकली हमें अवेयरनेस करनी है। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हम लोगों को जागरूक करें कि ये जब चोट लगती है, हम कुछ पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है उनको ट्रेन करना पड़ता है कि हाँ, अगर आपको एक चोट की जगह पे भेजा जाएगा तो आपको वहाँ पे क्या करना है। तो हम लोग इस तरह का एक सिस्टम बना सकते हैं। इवन जो पुलिस की जो वैन्स होती हैं, जिप्सीज में जाते हैं पुलिस वाले, हम उसमें से कुछ लोगों को ट्रेन कर सकते हैं कि आपको जब आप चोट की जगह पे पहुंचेंगे तो आपको पेशेंट को बचाने के लिए क्या क्या करना है। ओके, तो मेन है कि जितना जल्दी अगर हम लोग स्टेप ले सकें तो उतना ही अच्छा और काफ़ी फास्ट रिकवरी हो सकता है। इसके लिए वही है कि हमें लोगों को जागरूकता आनी चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि आपको जो शुरू का पीरियड है उसमें हम पेशेंट को कैसे सहायता दे सकते हैं और एक उसको प्रॉपर जगह पे जहाँ पे उसका इलाज होना है वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो फर्स्ट 10 मिनट्स जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसको देखने के लिए, तो उस फर्स्ट 10 मिनट्स में खुद तो नहीं कुछ कर सकता अगर अनकॉन्शियस है, तो लोगों के जो आसपास लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मेन चीज़ यही है कि उसकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट का सांस आना। ओके, उस समय हमें ये देखना है कि पेशेंट का, कई बार ये होता है कि पेशेंट की पोजीशन ऐसी होती है कि उसका जो है चेहरे पे ऊपर कुछ प्रेशर आ रहा है तो वो हटाया जाए। कई बार होता है उसके मुंह में कुछ चला जाता है तो वो हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई मुंह में कुछ तो नहीं है। हमारा मकसद यही है कि उसकी जो है एयरवे, जो उसका सांस लेने की जगह है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर पेशेंट का सांस ठीक आता है, क्योंकि एक जो बाहर लेमैन है वो तो एकदम से ब्लड प्रेशर वगैरह तो वो नहीं देख पाएगा, लेकिन ये है कि उसका जो कम से कम उसकी सांस का जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग बाकी हम लोग जो है जो ट्रेन, जब तक ये हमारे पास यही सुविधा हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह की सुविधा हो कि हम विद इन फ्यू मिनट्स हमारे पास हर जगह पे, इवन जैसे हाईवेज हैं पर्टिकुलरली, उस पे आपके पास सुविधा हो कि आप 5 मिनट में 4 मिनट में आपका हमारा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, सहायता पहुंच जाए। इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। Yeah, I had a problem after hemorrhage. My vision, right side vision, has gone poor. Will it come after this thing? Will it rectify afterwards? जी,
हेमरेज हुआ था। अब व्हेन आप यू हैड इंजरी, हेमरेज Hello? के बारे में बात कर रहे हैं। Hemorrhage? हेमरेज आप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से सवाल पूछिए। After hemorrhage, my vision has gone slow. ओके, on both Right sides or vision one is very side? poor. विजन बोथ इन बोथ आइज और वन आइज? In both eyes, right both. side. On the right side your vision has gone after hemorrhage. Yeah. एक्चुअली ये हमें देखना पड़ेगा कि जो आपको हेमरेज हुआ था वो कहाँ पे हुआ था ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन के हर हिस्से का अलग अलग फंक्शन होता है। तो वो हेमरेज कैसा हुआ था और इस समय आपकी जो वो ऑप्टिक नर्व होती है उस नर्व का स्टेटस क्या है, क्या वो फंक्शनिंग है या नहीं है, वो हमें टेस्ट करने पे ही पता चलेगा। आपका जो विज़न है इस समय बिल्कुल कुछ नहीं दिखता या कम हो रहा है? डिस्कनेक्ट हुआ, स्लो हुआ है, बिल्कुल दिखता है लेकिन स्लो, जैसा कि उन्होंने बता वही रहे थे, है, कम इसका हुआ है। मतलब अगर विजन अभी इसमें परसिस्ट कर रहा है तो मतलब हम that कुछ ना कुछ particular कर nerve सकते हैं। to हाँ, be nerve tested के अगर and हाँ, then- टेस्ट करके हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और उसका इलाज किया जा सकता है। तो उसका स्ट्रेंथ मेजर करने के बाद हाँ। तो हम लोग हेमरेज के बारे में बात, हेमरेज का क्या कारण है, क्या कैसे उससे निपटा जा सकता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। उसके बाद फिर हम लोग और दर्शक का कॉल लेंगे। ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक हम कहते हैं कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक हो गया है ये दो तरह का होता है। एक जिसमें नस सूख जाती है, ब्रेन में एक नस का जो है क्लॉट जाता है और उसमें ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो काम करना बंद कर देता है, और दूसरा जो है ब्रेन के अंदर हेमरेज होना है ना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनके कारण भी अलग अलग हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन हेमरेज कैसे होता है। ब्रेन हेमरेज जो है ये 15% जो स्ट्रोक की हम बात करते हैं ये 15% स्ट्रोक्स में होता है। बाकी जो 85% है वो जो मैंने बताया उसको हम इन्फाक्शन कहते हैं या ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से कहते हैं। लेकिन जो हेमरेज होना है ये ज़्यादा ख़राब है एज़ कंपेयर टू इन्फाक्शन। आजकल जो है इसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों में किसी में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो खून पतला करने वाली दवाई लेते हैं, और दूसरा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन कारण है ब्रेन के अंदर हेमरेज होने का, वो ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से, और आजकल ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी लोगों में हम देखते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ है या और भी कई कारण हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये हेमरेज होते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि इसमें आप देखिए कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, केवल 100 में से 20 पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ये इतना ख़राब प्रॉब्लम है ये, तो इसलिए इसके बचाव के लिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और जो बाकी टेस्ट ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत होती है तो वो कराते रहें। ये जो है ब्लड प्रेशर और एक एमिलॉइड डिजीज़ कहते हैं, ये 85% कारण यही होता है कि अंदर ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाना। बाकी जो है दूसरे कारण होते हैं, इसमें ये है कि किसी की खून में कोई ख़राबी है, खून पतला रहता है, या खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, या जैसे मैंने बताया कि एक ब्रेन का हिस्सा जो है वो सिकुड़ जाता है, अगर उसके अंदर कई बार हेमरेज हो जाता है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, या हमारे पास जो हमारी ब्रेन की नसें हैं उन्हीं के अंदर कोई ख़राबी आ जाए जिनको हम एन्यूरिज्म और मालफॉर्मेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के उनके अंदर भी हेमरेज हो जाता है, और कई बार जो है हेमरेज दिमाग के बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे हम वहाँ पे दिमाग का पानी बनता है तो उसमें भी कई बार हेमरेज हो जाता है। जहाँ तक कारण का सवाल है, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसमें जो हेमरेज का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया हाइपरटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, 60% जो हेमरेज होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने से होते हैं, या किसी को पहले किसी तरह का स्ट्रोक हुआ हो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं उसमें भी रिस्क बढ़ा होता है, हालांकि अल्कोहल और ब्लड प्रेशर का बढ़ना हम साथ साथ मानते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो हेमरेज कर सकती हैं। पेशेंट को जो दिक्कत होती है इस तरह की चीज़ों में, एक तो उसको सिर में दर्द होता है, एकदम से पेशेंट को सडन सीवियर हेडेक मीन्स एकदम से तेज़ी से सिर में दर्द होगा और उसके शरीर का एक हिस्सा
दायां या बायां, अगर दाईं साइड में हेमरेज हुआ होगा तो बायां हिस्सा, और बाएं साइड में होगा तो दायां हिस्सा काम करना बंद कर देगा और उसकी ज़बान में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो बोलना बंद हो जाता है या लड़खड़ाहट आ जाती है। पेशेंट को दौरे भी आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है। ऐसे पेशेंट्स को हमें जल्दी से जल्दी अस्पताल में भेजना चाहिए और जांच करनी चाहिए। जहाँ तक इसका पता करने का तरीका है, वो हमें जैसे पेशेंट ने हिस्ट्री दी उससे हमें कुछ आइडिया लग जाता है, और उसको कंफर्म करने के लिए या तो हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है या एमआरआई कराना पड़ता है। कई बार हमें एंजियोग्राफी करके भी देखनी पड़ती है कि जैसे मैंने बताया कि वो जो नसें फूली हुई हैं, एन्यूरिज्म या मालफॉर्मेशंस हो, तो हम लोगों को उसको जांच कराने के लिए एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है। जहाँ तक उसको ट्रीटमेंट का सवाल है, सबसे पहले सब जगह पे ही हम लोग जब सिक पेशेंट आते हैं तो एबीसी का मतलब ये होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, कि उसकी सांस ठीक रहे, उसका ब्लड प्रेशर ठीक रहे, उसमें जो खून का दौरा है वो ठीक रहे। उसके बाद ऐसे पेशेंट में सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है जो कारण है, और उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो दोबारा हेमरेज भी हो सकता है। फिर अगर दिमाग के अंदर प्रेशर है तो हमें उसको मैनेज करना है, कोई दौरा ना है उसके लिए दवाई देनी है, उसकी जो फीडिंग है, उसकी केयर है, जो इंटेंसिव केयर, हम आईसीयू केयर की बात करते हैं, तो वो भी है। बाकी फिर हम लोगों को जो खून को आगे रोकने की दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। फिर कई बार हमें इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करने के लिए हमें जो है ये देखना पड़ता है कि हम जो ऑपरेशन करें, क्योंकि दिमाग के अंदर जब हेमरेज हो जाता है तो दिमाग के अंदर काफ़ी एक तरह से ये भी एक तरह की चोट है, तो ये जो बड़े क्लॉट होते हैं कई बार हमें निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उससे बहुत प्रेशर करते हैं, और उस प्रेशर को कम करने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ये जो ऑपरेशन है, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट की उम्र क्या है, क्योंकि ये ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता है, तो जो उस बड़ी उम्र के लोगों में और तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो शुगर की है या हार्ट की है, हमें उसको भी देखना है कि हम इन समस्याओं के साथ उसके ऑपरेशन करके पेशेंट को कितना फ़ायदा देंगे। समय, कितने समय में पेशेंट हमारे पास पहुंचा है, जो हेमरेज हुआ है उसका कारण क्या है, क्या कोई नस तो नहीं फूली हुई है जिसकी वजह से ये हुआ है, तो उसके लिए हमें एंजियोग्राफी करवा के और उसकी जांच करनी पड़ेगी। जो क्लॉट बना हुआ है वो किस जगह पे है, क्या हम ब्रेन के बिल्कुल अगर अंदरूनी हिस्से में होता है तो कई बार कि हम वहाँ तक पहुँचने में कोई ज़्यादा डैमेज तो नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें देख के पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ता है। पेशेंट की जो अगर क्लॉट बढ़ता रहता है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की जो आउटकम है, जो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर पेशेंट बहुत बड़े क्लॉट के साथ आया है तो भी पेशेंट की रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, या पेशेंट बहुत ही उसकी कंडीशन जो है काफ़ी सिक है, उसमें भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट के जो है रिकवरी बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ब्लड क्लॉट को निकालने के। हम लगाते हैं, हम एक मेजर ऑपरेशन करके बोन को होल करके निकालते हैं, या फिर हम आजकल एंडोस्कोप से, या एक स्टीरियोटैक्सी होती है वो भी छोटा सा होल बना के हम लोग करते हैं, या कई बार ब्रेन के सेंटर के हिस्से में अगर क्लॉट होता है तो हम एक होल करके और उसके अंदर एक ट्यूब डाल के उसमें से ब्लड निकाल लेते हैं। तो जो भी बड़े हेमरेज होते हैं हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जो छोटे हेमरेज होते हैं उसके लिए हम जो है दवाइयों से ही उनका इलाज करते हैं। सर्जरी जो है हम डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में आया है, लेकिन अगर हम 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी सर्जरी हो जाती है पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद, तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ये देखिए इस तरह के जो छोटे हेमरेज होते हैं, ये देखिए ब्रेन के सेंटर के हिस्से में है, तो इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये दवाइयों से घुल जाते हैं। और लेकिन बाद में इनमें जो वीकनेस होती है, जो कमज़ोरी होती है, उसके लिए हम रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो छोटे छोटे हेमरेज होते हैं तो हम लोग इनके लिए ऑपरेशन नहीं करते हैं। कई बार ये बड़े से हेमरेज आते हैं तो फिर हमें इनके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। कई बार हमें एंजियोग्राफी करके देखना पड़ता है कि पेशेंट जो है कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे इस तरह के
हम लोग देखते हैं एंजियोग्राफी। ये हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं और पेशेंट को अगर नस फूली हुई होती है तो उसको क्लॉट के साथ साथ हम उस फूली हुई नस का भी इलाज करते हैं। तो ये कुछ सीटी स्कैन्स में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये नसें फूली हुई होती हैं पेशेंट की, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, तो उसका इलाज किया जाता है। साथ में क्लॉट को भी निकाला जाता है और उसका इलाज भी किया जाता है। तो मेन जो है इसके लिए यही है कि जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन कॉज जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता है, जिसका जो लोग हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं उनको ब्लड प्रेशर को अपना कंट्रोल रखना चाहिए और बाकी समय पर अपनी जांच कराते रहना चाहिए। ओके, तो ब्लड प्रेशर मेन काउज है जिसमें हेमरेज होता है, तो उसको रोकें किसी भी स्थिति पे, चाहे दवा जितनी भी खानी पड़े। तो डॉक्टर साहब आपने बताया एक और हेमरेज अगर बड़ा हो, साइज बड़ा हो तो ऑपरेशन, और अगर छोटा हो तो उसको दवा के साथ में ठीक किया जा सकता है। और एक आप दिखा रहे थे एन्यूरिज्म के बारे में, तो एन्यूरिज्म का क्या साइज होता है और उसका क्या इलाज है? देखिए साइज का कुछ नहीं होता है, इसमें क्या है कि एन्यूरिज्म जो होते हैं ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये वीक हो जाती हैं। वीक होने के बाद ये एक जगह से डायलेट कर जाती है, मतलब फूल जाती हैं, तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर कभी बढ़ता है, ये एन्यूरिज्म कई साल तक ऐसे भी पड़े रहते हैं, कभी रप्चर नहीं। ये जब रप्चर करते हैं तब पता चलता है क्योंकि अंदर हेमरेज होता है। या कई बार पेशेंट को किसी और प्रॉब्लम में सिर दर्द हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो हम लोग सीटी स्कैन या कुछ कराते हैं तो हमें लगता है कि हाँ एमआरआई करवाया तो उसमें कुछ डाउट आता है, तो हम उसके बाद एंजियोग्राफी पे पता चलता है। तो ऐसे जो होता है जब ब्लड प्रेशर या ब्लड का बढ़ता है प्रेशर, तो एकदम से ये रप्चर कर जाते हैं, तो ये फट जाते हैं। तो जो ये डैमेज हो जाता है तो इसका इलाज दो तरह से होता है। एक तो ऑपरेशन करके हम इसको क्लिप कर देते हैं, क्लिप लगा देते हैं ताकि ये बाहर हो जाए, जो सर्कुलेशन में ना रहे। दूसरा ये होता है कि हम इसके अंदर कॉइल्स डाल देते हैं, वो जैसे एंजियोग्राफी की जाती है, जैसे हार्ट की होती है ऐसे ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है, तो उसके अंदर हम कॉइल्स डाल के उसको बंद कर देते हैं ताकि वो दोबारा फटे नहीं। ये दो तरह का इसका इलाज होता है। ये हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसका इलाज करते हैं। ओके, तो इसमें साइज भी होते होंगे कितने? नहीं, साइज होते हैं, लेकिन वो साइज हम लोगों के लिए जिन्होंने सर्जरी करनी है या जिन्होंने वो करना है कि वो किस तरह का हमें मैनेज करना है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे 5 मिलीमीटर से नीचे होता है अगर, तो अगर वो रप्चर नहीं किया, अगर रप्चर करके एक बार फट गया उसका तो इलाज करना ही करना है। अगर वो 5 मिलीमीटर से नीचे है और सिम्टम नहीं कर रहा है, एक्सीडेंटली मिला है, तो कई बार हम उसमें वेट भी कर सकते हैं। ओके, दवा के साथ और वेट करते हैं कि हाँ अगर कई बार ये फटते नहीं है। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा खराब होता है इसका फटना। फटने में जब ब्रेन के अंदर हेमरेज करता है, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेंगे तो फटेंगे। मतलब फटने का कारण मेन ब्लड प्रेशर का बढ़ना। फटने का कारण ब्लड प्रेशर भी एक वजह है, लेकिन ये वैसे भी फट जाते हैं, कोई भी स्ट्रेस हो किसी भी तरह से वैसे भी फट सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेस के कारण। तो मुख्य तौर से 3 तरह के जो हम लोग देख रहे हैं बीमारी हेड को लेकर है। एक तो नस का फूलना एन्यूरिज्म हुआ, दूसरा हेमरेज जो ब्लड प्रेशर, सिंपल ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी हेमरेज हो जाता है। ये इनर हुआ। एक तीसरा जो चोट लगने के कारण, चोट के साथ भी हेमरेज। तो ये 3 मुख्य जो बीमारी जिसका इलाज जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए होना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चोट लगा तब तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन 2 बीमारी जो ऐसे हैं खास करके न्यूरिज्म, वो पता नहीं चलता है। तो कैसे लोग अगर मेंटल हेल्थ ठीक रखना चाहे तो कैसे वो जान पाएगा? देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि एन्यूरिज्म का पता तभी चलता है जब वो फटता है, ठीक है, या कोई हम पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम होती है किसी तरह की, जिसको कोई दौरा आ रहा है या किसी को हेडेक है, तो उसके लिए हम जांच कराते हैं, उसमें हमें पता चल सकता है। ठीक है, जैसे साइज का जैसे आपने पूछा कि 5 मिलीमीटर से अगर नीचे हो तो कई बार हम लोग ऑब्जर्वेशन में भी रख लेते हैं पेशेंट को, पर वो सीरियल फिर ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। और अगर नहीं है, अगर वो फट जाता है फिर तो हमारे पास कोई इलाज होता नहीं है कि उसको चाहे हम कॉइलिंग करेंगे या फिर हम उसको मेजर ऑपरेशन करके, ओपन ऑपरेशन जो कहते हैं हम लोग, उसके साथ उसको क्लिप लगा देते हैं। तो ब्लड प्रेशर वाला के साथ बहुत शिकायत है, तो इसमें जो क्लिपिंग या जो ऑपरेशन का है वो एक
नहीं, ये दोनों चीजें अलग है। एक जो हाइपरटेंशन से हिमेटोमा होता है, क्लॉट बनता है, वो अलग चीज है। उसमें कोई कारण नहीं होता। कारण क्या होता है, उसमें जो स्मॉल वेसल्स होती है, छोटी छोटी वेसल्स होती हैं ब्रेन के अंदर, ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। जो हाइपरटेंशन वाली है क्रॉनिक प्रॉब्लम। क्रॉनिक प्रॉब्लम का मतलब होता है जो छोटी छोटी वेसल्स हैं उसके अंदर जो है धीरे धीरे उनकी वॉल जो है वो थिन हो जाती है, हम कहते हैं प्रोलिफरेशन होगी, फिर उसके बाद खराब होगी, वो फिर धीरे धीरे वेसल रप्चर कर जाती है। वो छोटी वेसल रप्चर करती हैं। तो उसके लिए सिर्फ हमारा जो मकसद होता है कि उस क्लॉट को निकाल के जो ब्रेन के अंदर प्रेशर है उसको कम किया जाए। अगर छोटा है तो फिर हम दवाई से इलाज करते हैं। नहीं, इसका बारे में बात कर रहे हैं एन्यूरिज्म के, की। तो उसमें क्लिपिंग करने या उसका ऑपरेट करके निकालने में क्या कॉस्ट आ जाता है, क्योंकि ये बहुत आम बीमारी होते जा रहा है, तो इसके लिए? नहीं, एन्यूरिज्म का देखिए जैसे कॉस्ट है, इसमें जो ऑपरेशन के बाद भी हमें पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है। इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब एन्यूरिज्म रप्चर करता है तो उस समय उसके पहले अगर पता चल गया किसी को, हाँ, अगर रप्चर करने से पहले पता चल गया फिर तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जो रप्चर करने के बाद की प्रॉब्लम्स होती है उससे छुटकारा मिल जाता है एक तरह से। तो जहाँ तक कॉस्ट का है, ये कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप जो है एक तो क्लिप लगाना है आपको या आपको कॉइलिंग करानी है। तो इसमें लगभग आप ये लगा के चलिए कि 2-2.5 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। ओके। अच्छा, एक और आप बता रहे थे कि नस सूख जाना, इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन, तो वो क्या है? वो ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि हम जो ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं वो 2 तरह का होता है। एक तो हेमरेज जो मैंने दिखाया आपको, दूसरा ये होता है कि कहीं से क्लॉट जाता है। 2 जगह से मेन होता है। एक तो ये है कि किसी की हार्ट के अंदर कुछ थ्रोम्बस बना हुआ है। थ्रोम्बस हम कहते हैं कि कोई क्लॉट हार्ट के अंदर है, उसका एक पोर्शन टूट के ऊपर चला जाता है ब्रेन की वेसल के अंदर। या ये हम यहाँ पे कहते हैं करोटिड आर्टरीज कहते हैं हमारी। ये करोटिड जो मेजर वेसल होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, इसके अंदर कुछ थ्रोम्बस बन जाता है। तो यहाँ से एक टुकड़ा जो है उसका टूट के अंदर ब्रेन की किसी वेसल में चला जाता है, तो वो एक जगह पे जाके रुक जाता है। ये 3 तरह का होता है। अगर ये छोटा सा क्लॉट गया है तो अपने आप निकल जाएगा, उसको हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। मतलब क्या हुआ कि पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, एकदम से पेशेंट को सिर में दर्द हुआ या एक साइड की कमजोरी आई, कुछ ही घंटों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसको हम TIA कहते हैं। अगर वो चीज 24 घंटे के बाद तक रहती है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक इन एवोल्यूशन। मतलब ये स्ट्रोक होने की तैयारी में है, जो एक मेजर स्ट्रोक होता है। तीसरा जो इन्फेक्शन होती है, जो मेजर इन्फेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि बिल्कुल वेसल को बंद कर देता है। अब वो बंद हो गई तो उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर वो जो वेसल उस ब्रेन के हिस्सों को ब्लड सप्लाई कर रही थी, इसका मतलब ये है कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, वो काला पड़ता जाएगा। समझ गया? तो वो उस चीज के लिए हमें रोकना है। इसके जो इलाज है वो भी, उसमें भी हमारे पास 3 आवर्स का 3 घंटे का विंडो पीरियड कहते हैं। उसके अंदर हम एक दवाई देते हैं। अगर वो पेशेंट 3 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाता है और उस समय तक उसका इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है तो वो उसके इफेक्टिव होता है। उसका एक नुकसान भी है कि उसमें कई बार हेमरेज हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली उसको जो क्लॉट को हटाने के लिए हम वो दवाई देते हैं तो उससे हेमरेज भी हो जाता है। लेकिन वो अगर वो पेशेंट 3 से 4 घंटे के अंदर पहुंचे तभी उसका फायदा है। और एक बार जब इन्फेक्शन हो जाता है फिर तो आपको जो इलाज है वो मेडिसिन से होता है और बाद में रिहेबिलिटेशन और वो सब चीज़ होती है। तो ये तो सामान्य तौर पे जो ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारी है उसको कैसे सुरक्षित या कहीं से सही रखा जाए उस पर हम लोगों ने बात की। किसी के केस में देखा जाता है कि स्पाइन और ब्रेन या न्यूरो और स्पाइन, ये किसका प्रॉब्लम है लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए और क्या उसको पहचानने का तरीका है या अर्ली स्टेज में कैसे कोई आम आदमी? ऐसा है कि जहाँ तक स्पाइन और ब्रेन का है, एक तो ये है कि जो कॉमन इन दोनों में है वो है वीकनेस, कमजोरी का आना। अगर कमजोरी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, एक रायपुर से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार साहब। मेरी नमस्कार। एंजियोप्लास्टी हो चुकी है जी, फिर से सवाल पूछिए। 2006 में मेरी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और मेरे को गले में, कान में और यहाँ नीचे, ये कान के नीचे जबड़ा में दर्द बना है साल भर। गले में गांठ है, दर्द बना रहता है। ये क्या हार्ट के कारण है? एंजियोग्राफी हो चुका है उनका। नहीं, गले में गांठ।
अगर गले में गांठ है तो हमें अगर एंजियोग्राफी हुई है तो इसका मतलब ये है कि कोई या तो आपके गले में कुछ ट्यूमर है जिसकी जो है कुछ ब्लड वेसल्स उसको सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि गले में गांठ के तो बहुत सारे कारण होते हैं। कितने साइज की गांठ है आपकी, कितनी बड़ी गांठ है वो? एंजियोप्लास्टी हुई है मेरी, और कान में दर्द है, जबड़े में दर्द है, गले में थोड़ा दर्द है। एक जो मैंने बताया आपको कि एक वो जो ब्रेन को वेसल सप्लाई करती है कैरोटिड आर्टरी, या तो एक कैरोटिड बॉडी ट्यूमर कहते हैं, कहीं आपको वो तो नहीं है? उस साइज को चेक करवाना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक बीमारी है, लेकिन हाँ उसको चेक करवाने के बाद हो अगर इलाज संभव है। तो हाँ बिल्कुल इलाज संभव है। इलाज संभव है, अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए तो इलाज संभव है। हम लोग बात कर रहे थे स्पाइन का प्रॉब्लम और न्यूरो का प्रॉब्लम, दोनों में क्या अंतर है? देखिए ऐसा है कि जैसे हम आप बता रहे थे कमजोरी कहाँ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कमजोरी का, क्योंकि यही ओवरलैप करती हैं कई बार। अगर कमजोरी शरीर के एक हिस्से में है, मतलब या राइट में या लेफ्ट में, ये ज्यादातर ये जो और फेस की इन्वॉल्वमेंट है, चेहरे की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये ब्रेन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर यही कमजोरी जो है चारों हाथों पैरों में हो, मतलब दोनों हाथों पैर मीन्स ऑल 4 लिम्स की अगर इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है। ओके। अगर यही नीचे हम जाते हैं, जो बीच का स्पाइन है हमारा, हम डोर्सल स्पाइन कहते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो नीचे के दोनों पैरों में प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा। और घुटने से नीचे? और अगर हम और नीचे जाते हैं, हम जो लंबर स्पाइन है उसमें एक तो ये आता है कि पेन होती है, जैसे डिस्क डिजीज बहुत कॉमन है, या फिर आपके पंजे में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। एक दिल्ली से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये हमारे फादर की उम्र है 78 ईयर। तो ये 25 अप्रैल को इनको ना अचानक देखना बंद हो गया था। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद सवाल पूछें। इनको 25 अप्रैल को देखना बंद हो गया था, तो अब इनको पंथ में दिखाया था इनको जी। वहाँ इनकी एंजियोग्राफी के लिए कहा था। तो इनकी किडनी एक है, तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने पॉन्डरी कैल्शियम स्कोर का कोई टेस्ट बताया था। वो इनका कैल्शियम स्कोर आया है 428.9। तो क्या इस उम्र में मतलब किडनी एक होने की वजह से एंजियोग्राफी करा सकते हैं? किडनी में कैल्शियम सपोर्ट नहीं, किडनी एक है इनकी, शायद एंजियोग्राफी के लिए बोला था, क्योंकि जब एंजियोग्राफी करते हैं उसकी डाई डालते हैं तो हमें किडनी फंक्शन नॉर्मल होने चाहिए। बट ये है कि अगर किडनी फंक्शन डिरेंज है तो हम कम डाई से या डाइल्यूट करके डाई हम लोग उसको एंजियोग्राफी करते हैं। बट ये इनके क्वेश्चन आगे समझ में नहीं आया मुझे। एक बार फिर से क्वेश्चन करें। 78 ईयर उम्र है। आप टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर लें और तब क्वेश्चन करें। अच्छा जी, एक मिनट। हाँ जी जी, आप पूछिए। 25 अप्रैल को इनको अचानक दिखना बंद हो गया था, तो फिर हमने आईज के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने फिर न्यूरो एक MRI करवाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आंख की रोशनी ठीक है, पीछे सिग्नल वगैरह जाता है ना, उसमें प्रॉब्लम है। फिर हम इनको पंथ में लेकर गए थे। पंथ में कुछ उन्होंने मेडिसिन वगैरह सी दी, और हार्ट की प्रॉब्लम होने की वजह से इनको मतलब जैसे रात को खाना खाते हैं तो लेफ्ट साइड पे पेन होती है, तो उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए बोला था। किडनी एक होने की वजह से फिर उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए मना कर दिया। कैल्शियम स्कोर का कोई टेस्ट करवाया था, वो टेस्ट है कैल्शियम स्कोर 428.9। तो क्या इस उम्र में मतलब एंजियोग्राफी करानी चाहिए कि नहीं? नहीं, इनका आप एक MRI के साथ MR एंजियोग्राफी होती है, पहले वो करवा के देख लीजिए। उसमें डाई नहीं डालनी पड़ती है, उसके डाई के बिना भी हो जाती है वो। तो पहले वो कर लें, तो उसके बाद इस पर एंजियोग्राफी जो होती है उसमें, क्योंकि जो एक किडनी है तो डाई की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर वो MR एंजियोग्राफी करवा ले तो उससे भी पता चल जाएगा क्या हकीकत है। स्क्रीनिंग सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब पैर घुटनों से नीचे दर्द हो या कमजोरी हो तो उसका क्या माना नहीं, ऐसा है ना कि घुटने के अगर नीचे मतलब बेसिकली हम स्पाइन की बात करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन और लंबर स्पाइन। ठीक है। अगर आपके दोनों हाथ और दोनों पैर में प्रॉब्लम है, मतलब सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम है। अगर टांग की बिल्कुल ऊपर से नीचे है, पूरी टांग ही प्रॉब्लमेटिक है, तो डोर्सल स्पाइन में है। और अगर पंजे की फिर प्रॉब्लम आ जाती है
तो फिर इसका मतलब ये है कि लंबर स्पाइन में नीचे प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, वो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसमें, क्या क्या? उसमें देखो सर, जो कॉमन प्रॉब्लम होती है ये हम कहते हैं डीजनरेटिव डिजीज। डीजनरेटिव डिजीज मतलब ये जो जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इस तरह का जो होता है सबसे कॉमन ये होता है। फिर उसके बाद जो है इसमें ट्यूमर्स हो सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। तो इनका इलाज तो वही बात है कि यूजुअली अगर पेशेंट को जैसे वीकनेस आ जाती है, तो यूजुअली वीकनेस आने का मतलब ये होता है कि इतना डैमेज हो गया है, कि इतना प्रेशर है उसके ऊपर कि अल्टीमेटली उसको सर्जरी से निकालना पड़ता है। अब सर्जरी के भी हमारे पास जो है काफ़ी मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस आ गए हैं कि हम होल करके ही सर्जरीज हो रही हैं स्पाइन की, चाहे वो ट्यूमर निकालने मतलब कि वो आम डिजेनरेटिव बीमारी है जिसको डिजेनरेटिव कॉमन है, बाकी ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। हाँ, अगर ट्यूमर नहीं हो तो जनरल भी एक्सरसाइज वगैरह ये सबसे उसको ठीक किया जा हाँ, सकता अगर है। डिजेनरेटिव है, अगर वीकनेस आ जाती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो हाथ पैर की हो या नीचे की हो, तब हमें उसमें आपको यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वीकनेस नहीं आती है, सिर्फ पेन है प्रॉब्लम, फिर उसमें आप मेडिकेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो मेन जो हो दोनों में डिफरेंस का है, स्पाइन का और ब्रेन का। अगर दोनों हाथ पैरों में दर्द है, कमजोरी है या किसी तरह की शिकायत हो तो स्पाइन का है, स्पाइन का होता है। लेकिन अगर एक तरफ हो, हालांकि इसमें भी बहुत ओवरलैप है, बट वो थोड़ा साइंटिफिक ज्यादा हो जाएगा। बट कॉमन अगर हम देखते हैं कि आधे हिस्से में इन्वॉल्वमेंट है तो ऊपर ब्रेन का होता है, और पूरा है तो फिर नीचे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग न्यूरो फिजिशियंस के पास गए, वो ब्रेन चेक किया, बोला कुछ नहीं है, तो लगता है कि अब तो सब जगह दिखा लिया, अब क्या है। तो इसके लिए आजकल तो नए नए स्पेसिफिक चीज़ आ गए हैं, तो उन लोगों को जानना चाहिए कि स्पाइन का प्रॉब्लम कब क्या है, ब्रेन का प्रॉब्लम कब है, क्योंकि स्पाइन प्रॉब्लम भी आजकल दिनचर्या इस तरह से होती जा रही है। दिनचर्या ऐसी हो गई है जिससे काफ़ी प्रॉब्लम, ये डीजनरेशन वाली जो प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस वाली, साहब ये स्पाइन के डॉक्टर और न्यूरो के डॉक्टर, इसमें भी काफ़ी अंतर होते हैं कि दोनों एक ही होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि बेसिकली जो है, जो न्यूरो सर्जरिकल ट्रेनिंग होती है उसमें स्पाइन की ट्रेनिंग साथ होती है। जो ऑर्थो में जो है कुछ सेंटर्स में स्पाइन की ट्रेनिंग होती है, कुछ लोग जो है एमएस जैसे ऑर्थोपेडिक्स की ट्रेनिंग के बाद वो फिर स्पाइन की ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं। बट आजकल जैसे एडवांसमेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो लोग जो है कुछ जैसे मिनिमल इन्वेजिव की मैं बात कर रहा था, स्मॉल, तो काफ़ी लोग जो है इवन अपनी डिग्रीज के बाद फेलोशिप वगैरह और उसके लिए स्पाइन की अलग से ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं। रायपुर से एक और दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। मैं वही पूछ रही थी कि मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है 2006 में जी, तो मेरे गले में यहाँ पे तनाव रहता है पूरा, तो नर्व प्रॉब्लम है क्या है? ट्यूमर मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। गले में तनाव रहता है जी, नहीं, आपकी हार्ट की एंजियोप्लास्टी हुई है ना? जबड़े और गले में। एंजियोग्राफी किस चीज़ की हुई थी? 5 साल। जी, 2006 में एंजियोग्राफी आपकी किस चीज़ की हुई थी? हार्ट की हुई तो थी? प्लास्टिक सर 3 स्टेंट लगे हुए। अच्छा, स्टेंट लगे। हार्ट की प्रॉब्लम है, ये तो आमतौर पे भी तनाव हो सकता है, क्योंकि स्टेंट लगा हुआ था। गांठ नहीं है तो आमतौर पे तनाव हो सकता है। इसमें कोई अपने जो चिकित्सक हैं उनसे दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनसे सुझाव लेते रहें। ज़्यादा चिंता करने की इसमें बात नहीं, क्योंकि स्टेंट लगे हुए तो उस केस में तो आम बात है। तो डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा किया, आप एक और जो बताया कि उसको ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन वाले, तो ऑर्थोपेडिक्स में भी जो इसको लंबर हम लोग बात करते हैं, डिफरेंट वर्टिब्री होते हैं क्या, तो उसमें कुछ शिकायत जो आज कहता है गैप का शिकायत आ गया, तो गैप और स्पाइनल कॉर्ड जो दोनों, उसमें गैप के कारण जो शिकायत आता है सो क्या है, और जो स्पाइन के कारण जो शिकायत आता है? देखिए गैप बेसिकली क्या है कि जो हम गैप कहते हैं वो उसको हम स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस कहते हैं। लिस्थीसिस का मतलब क्या होता है, जो वर्टिब्री होती हैं, जो 33 वर्टिब्रीज जो हमारे हैं स्पाइन में ऊपर से, उनके अंदर होती है डिस्क। ठीक है, तो वो जो डिस्क स्पेस के साथ जो वर्टिब्रे वो स्लिप कर जाते हैं, इसको हम स्लिप वर्टिब्रा कहते हैं। स्लिप डिस्क क्या है? नहीं, स्लिप डिस्क अलग चीज है, स्लिप वर्टिब्रा अलग है। जो वर्टिब्रा होता है वो आगे पीछे हो जाते हैं, उसको हम लोग स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस कहते हैं। उससे फिर वो गैप बढ़ जाता है। उसको फिक्स करने के लिए हमें स्क्रू लगाने पड़ते हैं ऊपर नीचे, तो ताकि वो मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट होने से फिर पेशेंट को पेन होता है। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं विराम देंगे, लेकिन विराम देने के पहले 2-3 बातें जो 2-3 बातें हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि
कोई भी व्यक्ति अपना न्यूरो सिस्टम का यानी तंत्रिका तंत्र जो इसको बोलते हैं, क्योंकि यही कम्युनिकेशन सेंटर, इसको अगर स्वस्थ रखना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? दिनचर्या में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे शामिल करना चाहिए, या खान पान में कौन सी? देखिए आजकल खान पान का तो वही सिस्टम है कि बेसिकली जो बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन, वो तो सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो है ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये ओवरऑल बॉडी की जो डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल बॉडी की न्यूट्रिशन है, उसी से ही हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मैनेज होता है। अगर पेशेंट की अगर जनरल जो प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की है या हाइपरटेंशन की है या डायबिटीज़ की है, तो बेसिकली वही चीज़ हमें हमारे ब्रेन के लिए भी वैसी ही चाहिए, उसी तरह की डाइट ही चाहिए। ओके, तो मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपको से डॉक्टर राकेश दुआ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में कैसे हेड इंजरी और ब्रेन हेमरेज और एनेरिज्म ऐसी खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके उसके बारे में हम लोगों को बताया। साथ ही क्या अंतर है स्पाइनल और ब्रेन के जो तंत्रिका तंत्र हैं उसमें, तो इन सब बिंदुओं को जो खास बिंदु है जिसे अगर हम लोग जानें और समय रहते अगर डॉक्टर से इलाज कराएं, तो हो सकता है कि जो बीमारी आगे चल के खतरनाक साबित हो सकती है, प्राणघातक साबित हो सकती है, उससे बचा जा सकता है और हम लोग को एक नया लाइफ मिल सकता है, और जो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस उम्मीद के साथ आज के विराम देते हैं, आज के लेक्चर को विराम देते हैं, आप बताते हुए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आप तक ज्ञान पहुंचाना है, न कि इलाज करना। तो इसलिए इलाज कराने से पहले ज़रूर अपने चिकित्सक से मिलें, और जो आपको बताएं, जो एडवाइस दें, उसको फॉलो ही करते हुए ही आप इलाज करें, न कि हमारा कार्यक्रम देखकर इलाज शुरू कर दें। यह आपके लिए सही नहीं साबित होगा, इससे केवल ज्ञानवर्धन करें। तो मित्रों, फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद, और राकेश दुआ को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।